प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोतों में कल हमने जो वीडियो डाली थी उसमें हमने पढ़े थे साहित्यिक सामग्री, जिसको दो भागों में बांटा गया था, धार्मिक साहित्य और ऐतिहासिक तथा समसामयिक साहित्य। आज हम पढ़ रहे हैं पुरातात्विक सामग्री तथा विदेशी लेखकों एवं यात्रियों के विवरण। हम उनमें बता चुके हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोतों को सुविधा की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है: साहित्यिक सामग्री, पुरातात्विक सामग्री तथा विदेशी लेखकों एवं यात्रियों के विवरण। तो कल हमने इनको पढ़ा, साहित्यिक सामग्री को। आज हम पढ़ रहे हैं पुरातात्विक सामग्री। पुरातात्विक सामग्री में आते हैं सबसे पहले अभिलेख। पुरातात्विक सामग्री प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में पुरातात्विक सामग्री की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पुरातात्विक सामग्री को कई भागों में बांटा गया है, जैसे अभिलेख हैं, सिक्के हैं, स्मारक हैं, मोहरें हैं, कलाकृतियां हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, आभूषण हैं, उपकरण हैं। ये सब पुरातत्व के अंतर्गत आती हैं। पुरातात्विक सामग्री साहित्यिक स्रोतों की तुलना में अधिक विश्वसनीय, प्रामाणिक एवं दोष रहित होती हैं। ये इनकी विशेषता है पुरातात्विक सामग्री की कि भाई ये साहित्यिक स्रोतों की तुलना में अधिक विश्वसनीय होती हैं। और अब सबसे पहले हम बात करें अभिलेखों की, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में अभिलेखों का जो स्थान है वो महत्वपूर्ण है। ये अभिलेख स्तंभों, गुफाओं, शिलाओं, मूर्तियों, ताम्रपत्रों आदि पर अंकित हैं। इन अभिलेखों में शिलालेख, गुफालेख, ताम्रपत्र लेख और पात्र लेख, मूर्ति लेख, इनमें इन अभिलेखों को बांटा जा सकता है। मतलब मूर्तियों के ऊपर कुछ अंकित है तो वो मूर्ति लेख के अंतर्गत आते हैं। कुछ बड़ी बड़ी शिलाओं पे कुछ चीजें, कुछ अभिलेख अंकित है, लेख अंकित हैं, तो वो इस शिलालेख के अंतर्गत आते हैं। गुफाओं में जो लेख हैं वो गुफा लेख के अंतर्गत आते हैं। अशोक के शिलालेखों से उसके शासन तथा उसके नैतिक सिद्धांतों की हमको जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी हमको प्राप्त होती है। गुप्त वंश का जो शासक था समुद्रगुप्त, उसकी जानकारी हमको प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मालूम पड़ती है। हाथी गुम्फा जो अभिलेख है उससे कलिंग नरेश खारवेल के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदावन की उपलब्धियों की जानकारी हमको प्राप्त होती है। इसी प्रकार चंद्रगुप्त का मेहरौली स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, ये भी ऐतिहासिक दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है सिक्के। प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में और मुद्राओं तथा सिक्कों से भी बड़ी सहायता हमको मिलती है। सिक्के तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। सिक्कों से बैक्ट्रियन, यूनानी, शक, कुषाण आदि राजवंशों की हमको जानकारी प्राप्त होती है। अब सिक्कों के हम ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो राजाओं के बारे में हमको जानकारी मिलती है कि भाई सिक्कों पर मिलने वाले राजाओं के नाम, उनकी तिथि, उनके राज चिन्ह आदि से इतिहास में राजाओं की वंश परंपरा, राजनीतिक और धार्मिक विचारों को कि एक निश्चित करने में सहायता हमको मिलती है। दूसरा है सिक्कों से धार्मिक स्थिति का भी ज्ञान होता है। तिथि निर्माण में भी ये सहायक होते हैं। राजाओं के धार्मिक विश्वासों पर इनसे हमको प्रकाश पड़ता है और तत्कालीन कला और साहित्य की जानकारी में भी हमको प्रकाश इनसे पड़ता है सिक्कों से। तो सिक्कों का भी काफी ऐतिहासिक महत्व है। इसके बाद आते हैं स्मारक। प्राचीन भवनों, मूर्तियों तथा भग्नावशेषों से भी भारतीय इतिहास के निर्माण में सहायता मिलती है। मंदिर, स्तूप एवं अन्य स्मारक तत्कालीन धर्म, सामाजिक जीवन, कला आदि पर प्रकाश डालते हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो भग्नावशेष हैं उनसे हमको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भरूच स्तूप है, बोधगया के स्तूप हैं, सांची के स्तूप हैं आदि से शुंगकालीन कला की हमको जानकारी प्राप्त होती है। सिंधु प्रदेश से प्राप्त जो शिव की मूर्तियां हैं उनसे अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी के जो निवासी थे वह शिव के उपासक थे। तो
इससे दक्षिण पूर्वी एशिया से प्राप्त जो स्मारक हैं उनसे पता चलता है कि प्राचीन काल में वहाँ पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ था। इसके बाद आती हैं मोहरें। मोहरें राजकीय तथा व्यापारिक दोनों प्रकार की होती हैं। सर्वप्रथम ऐसी मोहरें हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। सिंधु प्रदेश से अनेक मोहरें हमको मिली हैं जो तत्कालीन कला की उत्कृष्ट नमूने हैं। एक मोहर पर पशुपति शिव की मूर्ति भी हमको उत्कीर्ण मिली है। इससे ये ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे वह शिव की पूजा किया करते थे। इसके बाद आता है कलाकृतियां। प्राचीन काल की बहुत सी कलाकृतियां जैसे भित्ति चित्र है, स्तंभ हैं, मूर्तियां हैं, खिलौने हैं आदि भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिनके अध्ययन से प्राचीन भारतीय इतिहास, सभ्यता और संस्कृति के बारे में हमको विशेष जानकारी मिलती है। सिंधु क्षेत्र से प्राप्त शिव की मूर्तियों से यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु जो घाटी के जो लोग थे वह शिव की उपासना किया करते थे। गुप्त काल में वैष्णव, शैव, जैन एवं बौद्ध धर्म की अनेक मूर्तियां हमको मिली हैं, जिनसे तत्कालीन मूर्ति कला की उत्कृष्टता पर प्रकाश पड़ता है। इसके बाद आते हैं मिट्टी के बर्तन, आभूषण तथा उपकरण। भारत के विभिन्न स्थानों से खुदाई में मिट्टी के बर्तन, पाषाण एवं धातु उपकरण, आभूषण आदि हमको प्राप्त हुए हैं। इनके अध्ययन से उस युग की कला पर प्रकाश पड़ता है। सिंधु क्षेत्र से प्राप्त ताम्र और कांस्य के जो बर्तन हैं वो तत्कालीन कला का बोध कराते हैं। इनसे तत्कालीन कलाओं, साहित्य पर एक अच्छा प्रकाश पड़ता है। तो ये थी पुरातात्विक सामग्री। पुरातात्विक सामग्री को अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मोहरें, कलाकृतियां, मिट्टी के बर्तन, आभूषण तथा उपकरण इनमें डिवाइड किया गया है। इसके बाद आती हैं जो प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोत में। इसके बाद आता है विदेशी लेखकों एवं यात्रियों के विवरण। तो प्राचीन काल के इतिहास की रचना में विदेशी यात्रियों और लेखकों के जो विवरण हैं, लेख हैं तथा उनके द्वारा लिखित ग्रंथ हैं, उनसे भी हमको महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। कुछ लोग विदेशी राजाओं के राजदूत बनकर भारतीय राजाओं के राज दरबार में आए और अपने विवरण उन्होंने लिखे। इन सभी विदेशी विवरणों में वे विवरण अधिक विश्वसनीय एवं प्रामाणिक प्रतीत होते हैं, जिनके लेखक स्वयं भारत आए और अपने प्रत्यक्ष अनुमान के आधार पर उन्होंने भारत की समसामयिक जीवन की झांकी प्रस्तुत की। इन विदेशी एवं यात्रियों के विवरणों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 श्रेणियों में हम बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहले आते हैं यूनानी लेखक। मतलब ये जो विदेशी यात्री आए उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है यूनानी लेखक। यूनानी लेखकों में भारत के संबंध में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त कराने का जो यूनानी लेखकों का जो प्रयास था वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से निरंतर बना रहा। यूनानी विद्वानों ने अपने व्यक्तिगत ज्ञान, अनुभव और अध्ययन के आधार पर भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा, जिनमें कुछ बातें निराधार हैं, कुछ मनगढ़ंत हैं, लेकिन कुछ बातें सही। अब इनमें आते हैं सबसे पहले हेरोडोटस। हेरोडोटस ने इतिहास नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ से ईरानी और यूनानी आक्रमणों तथा भारत और ईरान के जो आपसी संबंध हैं उनके विषय में हमको जानकारी मिलती है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इसके बाद आता है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था तथा तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में हमको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आता है डायमेकस। डायमेकस सम्राट बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत था। इसके ग्रंथ से भी हमको महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आता है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो के ग्रंथ भूगोल से भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अवस्था के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। स्ट्रैबो ने जो पुस्तक लिखी भूगोल, उससे हमको भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जानकारी प्राप्त होती है। प्लिनी ने प्राकृतिक इतिहास नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ से भारत की भौगोलिक परिस्थितियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है।
इसके बाद है एरियन। एरियन ने इंडिका तथा सिकंदर का आक्रमण नामक 2 ग्रंथ लिखे। इन ग्रंथों से सिकंदर के जीवन वृत्त तथा भारत के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। अब मैं पूर्व में बता चुका हूं कि विदेशी लेखकों को एवं यात्रियों के विवरणों को 3 भागों में बांटा गया। पहले थे यूनानी लेखक, दूसरे हैं चीनी लेखक। चीनी लेखकों में है सुमाचीन। सुमाचीन ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में भारत के संबंध में बहुत कुछ उल्लेख मिलते हैं। फिर है फाहियान। फाहियान चीनी लेखक था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत में आया। उसने 399 ईस्वी से लेकर के 414 ईस्वी तक भारत की यात्रा की। उसके विवरण से चंद्रगुप्त द्वितीय की शासन व्यवस्था, तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति के बारे में हमको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके बाद आता है हेनसांग। हेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय में भारत में आया। हेनसांग जो था वह वर्धन वंश के सम्राट हर्षवर्धन के समय में भारत में आया। वह 15 वर्षों तक वह भारत में रहा। उसके विवरणों से हर्षवर्धन के शासनकाल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक अवस्था के बारे में हमको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और हर्षवर्धन की जो दान वृत्ति है उसके बारे में भी जानकारी उसकी ग्रंथ से हमको मिलती है, उसके विवरणों से हमको मिलती है। इसी में आता है इतिसिंह। तो इतिसिंह नामक जो चीनी यात्री था वह 671 से 695 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने नालंदा और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय हैं उनमें कई वर्षों तक अध्ययन किया था। उसने अपने यात्रा विवरण में बौद्ध धर्म से संबंधित एवं बौद्ध धर्म पर अच्छा प्रकाश डाला है। इसके बाद आते हैं चीनी लेखकों के बाद आते हैं अरब के लेखक। अरब के प्राचीन काल में अरब देशों के साथ भारत का घनिष्ठ व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध रहा था। अरब सौदागर व्यापार वाणिज्य के निमित्त भारत में आते थे और उनमें से कईयों ने अपने यात्रा विवरण लिखे, जैसे कि सुलेमान ने सिलसिलातुल तवारीख नामक एक ग्रंथ की रचना की, जिसमें भारत के प्रातिहार नरेशों के बारे में जानकारी हमको मिलती है। इसके बाद आता है अल मसूदी। अल मसूदी ने अपने ग्रंथ में राष्ट्रकूट नरेशों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान की। उसके विवरणों में, उसके ग्रंथ में जिसका नाम था मरीजुल जहब, उससे हमको तत्कालीन भारत की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद आता है अल बरूनी। अल बरूनी ने अपनी रचना तहकीक-ए-हिंद पुस्तक उसने लिखी। उस पुस्तक में उसने भारत के भूगोल, ज्योतिष, विज्ञान, दर्शन, धार्मिक जीवन तथा सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में अच्छा प्रकाश डाला है। तो ये थे प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोत, जिनको 3 भागों में बांटा गया: साहित्यिक सामग्री, पुरातात्विक सामग्री तथा विदेशी लेखकों एवं यात्रियों के विवरण।